नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 2 फरवरी 2025 रविवार। जैसा कि 30 मार्च 2025 को सभी ज्योतिषाचार्य, महान गुरुवर, भविष्यवक्ता, साइंटिस्ट सभी आपको बता रहे हैं कि ये जो ग्रहों का गोचर 30 मार्च 2025 को होने जा रहा है, यह युग परिवर्तन का समय है। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की, तो हमने बताया कि ये युग परिवर्तन किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। तो ये हमारे विचारों को बदलने के लिए युग परिवर्तन कहलाएगा। अर्थात हमारी सोच, हमारे विचार बदल जाएंगे इस ग्रह गोचरों के कारण। उदाहरण स्वरूप आज हम पुनः एक कुंडली ले रहे हैं जो मिथुन लग्न की है। उनका नवमांश मकर राशि का है 10 नंबर से, और 30 मार्च 2025 को जो गोचर ग्रह कर रहे हैं, वह 30वीं कुंडली हमने बनाई है। वह 30 मार्च 2025 की है और इनको दशा 30 मार्च 2025 को बुध की महादशा में मंगल का अंतर और राहु का प्रत्यंतर है। अब हम देखते हैं इस कुंडली के द्वारा इनको जो दशा चल रही है उसमें इनके विचार किस तरीके से बदलेंगे, किन कारणों से बदलेंगे और कैसे बदलेंगे। बस यही हमें समझना है। कहते हैं जब तक चोट ना लगे विचारों को बदलना आसान नहीं है। किसी भी प्रकार का ज्ञान आपके विचारों को नहीं बदल सकता, आपकी सोच को नहीं बदल सकता, किंतु प्रकृति के द्वारा दी गई चोट हमें हमारी सोच को बदलने के लिए, हमारे विचारों को बदलने के लिए पर्याप्त है। तो ब्रह्मांड में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वह भी हमारी सोच को बदलने आ रहे हैं। वह हम इस कुंडली से आज विश्लेषण करके जानेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि बुध की महादशा में मंगल का अंतर और राहु का प्रत्यंतर है, तो सबसे पहले हम प्रत्यंतर का प्रभाव जो इन्हें मिलने वाला है उसको जानेंगे। अब राहु का प्रभाव जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि 30 मार्च 2025 को जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे हम भोग विलासिता का कारक ग्रह मानते हैं, शुक्र देवता, वे 30 मार्च 2025 को सभी ग्रहों में 9 के 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। पहला, वे उचके होकर के बैठे हुए हैं और उचके शुक्र भी वक्री हैं उस दिन। पहले तो परम उच्च होने के कारण उन्हें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और फिर उस पे भी वह वक्री हैं
वक्री अर्थात धीमी गति। और जब कोई भी ग्रह धीमी गति में होता है तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण शुक्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाना कि शुक्र की राशि में गुरु और गुरु की राशि में शुक्र है, अर्थात दोनों गुरु ने राशि परिवर्तन कर रखा है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुक्र जिस राशि में बैठे हैं, मीन राशि, मीन राशि कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव की राशि होती है। व्यय को दिखाती है, नींद को दिखाती है, स्वप्न को दिखाती है, चेतना को दिखाती है, एकांत को दिखाती है, और सृजन का सबसे महत्वपूर्ण समय स्वप्न लोक ही होता है। इस प्रकार से ये मीन राशि है जो अनंत सागर को दिखाती है, जो व्यय को दिखाती है, और ये जल तत्व की राशि है, देव स्वभाव रखती है। इस प्रकार से ये मीन राशि का हमने प्रभाव जाना। अब शुक्र जो कि इस जातक की कुंडली में लग्न के समय 12वें भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए थे, अर्थात वे सूर्य से अस्त होते हुए भी मजबूत थे। और नवमांश में वही शुक्र वापस पंचम भाव में ही और अपनी ही कर्म भाव की राशि में बैठे हुए थे, जो वृष राशि होती है, जिसके प्रतीक चिन्ह बैल होता है। और बैल का कर्म जो है वो निरंतर गति से करना होता है, वह शरीर से मजबूत होता है, वह शुद्ध और सात्विक होता है, और उसका किसी से बैर नहीं होता है। वह केवल अपने समय पर अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए निरंतर गति बनाए रखता है। और 5वां भाव संतान का, प्रेम भाव, प्रेम प्यार का, और मंत्र जाप का होता है। और शुक्र तीनों के कारक ग्रह हैं। शुक्राणु जो कि संतान उत्पत्ति के लिए अनिवार्य हैं, वे शुक्र के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अर्थात संतान प्राप्ति के लिए शुक्र महत्वपूर्ण है। प्रेम और प्यार के कारक ग्रह हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलासिता के कारक ग्रह हैं। और मंत्र जाप के कारक ग्रह भी शुक्र है। इस प्रकार शुक्र जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारक ग्रह भी हैं। और यही शुक्र जब इनके 30 मार्च 2025 को कर्म भाव से गोचर करेंगे, अपनी उच्च राशि से गोचर करेंगे, तो वे बता रहे हैं कि मेरे इस घर से जो भी ग्रह गोचर करेगा उसको मेरे अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, प्रभाव देना पड़ेगा।
और इस घर में कर्म भाव में बैठ कर के शुक्र जिस चीज़ के लिए इनके विचार बदल रहे हैं, वह विचार क्या हैं कि ये सभी से इतना प्रेम, इतना प्यार करते हैं कि उन्हें संतान की तरह मानते हैं, समझते हैं। और यही कारण है कि वे अब कर्म भाव से गोचर करेंगे और इनका कर्म भाव जिसके स्वामी गुरु हैं वे 12वें भाव से गोचर करेंगे। 12वां भाव जैसा कि हमने बताया व्यय का होता है, और गुरु जो इनके पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, जो इनके भाग्य भाव में लग्न में बैठे हुए हैं, वही गुरु नवमांश में भी 12वें भाव में स्थित है। 9 नंबर राशि जो स्वयं गुरु की है, जो लक्ष्य को दिखाती है, और वह लक्ष्य व्यय का है, अर्थात इनके इसी भाव के कारण सबसे प्रेम, विश्वास के कारण, नीति नियम के कारण, धर्म के कारण, मंत्र जाप के कारण इनके पूर्वजों की मुक्ति का समय है। वे इन्हें इस ऋण से मुक्त करने और गति को प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रभाव दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब इनको राहु की जो प्रत्यंतर दशा है, राहु यदि इनके लग्न में देखें तो वे कुटुंब भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं और उन पर शनि की दृष्टि है। वे चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, संग्रहण का होता है, और चंद्रमा इमोशन के कारक ग्रह होते हैं, और मंगल ऊर्जा है और राहु वायु है। वे जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह का 5 गुना प्रभाव बढ़ा देते हैं। वही राहु यहाँ शुक्र के साथ जाकर के शुक्र का प्रभाव 5 गुना बढ़ा देंगे, और शुक्र को इनके प्रेम और प्यार के कर्म के अनुसार इनके पूर्वजों को, इनके पितरों को मुक्ति प्रदान करने का कार्य करेंगे। इनको इस कर्म भाव से मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद मंगल जिसकी अंतर्दशा है, वे गोचर के समय इनके लग्न भाव में बैठे हुए हैं। वे मंगल जो इनके लग्न में 6ठे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होकर के कुटुंब भाव में बैठे हुए थे। 6ठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है, सेवा का होता है, नित्य कर्म का होता है, डेडिकेशन का होता है, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है। और वे इनके कुटुंब में स्थित थे राहु के साथ। वही मंगल जो लग्न में नीच के थे, वे नवमांश में लग्न में स्थित होकर उच्च के हो गए। वे बताते हैं कि आपको अपने इस जीवन में
अपने कर्म के प्रति अपनी ऊर्जा को जागृत करके सृजन का कार्य करना है। वही मंगल 30 मार्च 2025 को जब लग्न से गोचर करेंगे, मिथुन राशि से गोचर करेंगे और वे भी वक्र अवस्था में होंगे, तब मंगल जो कि बुध को पसंद नहीं करते हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, क्योंकि मिथुन राशि आकर्षण की राशि है और मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है जो एक्शन को दिखाते हैं और बुध कम्युनिकेशन को दिखाते हैं। इसीलिए मंगल और बुध की बनती नहीं है। और यहाँ पर मंगल आकर्षण के लिए इनके व्यक्तित्व में स्थित है, अर्थात इनका जो कम्युनिकेशन है उसमें ऊर्जा होगी। इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो बात करने का तरीका है, जो इनका अपने आप को प्रकट करने का तरीका है, उसमें ऊर्जा होगी। अब ये बात एक्शन के साथ करेंगे, फाइनल डिसीजन के साथ करेंगे, आर और पार के साथ करेंगे। ऐसा मंगल इनको प्रभाव देने वाला है। और जिस बुध की महादशा है वह बुध इनके लग्न में, लग्न के राशि के और सुख भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में मित्र के साथ सूर्य से अस्त होकर बैठे हैं। वे भी इनके पूर्व जन्म से जो अपना व्यक्तित्व लेके आए हैं, जो अपना सुख लेके आए हैं, वह प्रेम और प्यार है, मंत्र जाप है। और वही शुक्र इनको जो जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, इनके नवमांश में उसी पंचम भाव में बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जो इनके इस कर्म को निरंतर गति देते हैं, शांत स्वभाव देते हैं, प्रेम और प्यार को प्रगति देते हैं। इस प्रकार से बुध, जो हम बुध की चर्चा कर रहे थे, बुध जो नवमांश में इनके चतुर्थ भाव में हैं और मंगल की राशि में हैं, शनि के साथ है, मंगल से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है। वे बुध जो ऊर्जा के घर में बैठे हैं और शनि जो बर्फ़ हैं, जो शांत है, जो अंधेरा हैं, वे प्रकाश में बैठे हैं, अर्थात इनके जो सुख भाव में बैठे हैं। वे बुध बता रहे थे कि आपका ऋण और आपका भाग्य दोनों आपके सुख में बाधक हैं। वही बुध जब इनके कर्म भाव से गोचर करेंगे तो कर्म भाव में वे नीच के हो जाते हैं यहाँ पर। और बुध को ग्रहों में राजकुमार माना जाता है। तो जब हम अपने घर में देखते हैं कि कोई बच्चे का स्वभाव जिद पर आ जाता है तो वह क्या क्या कर सकता है,
वह उस चीज़ को पाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देता है, कोहराम मचा देता है, रोना शुरू कर देता है। उस समय उसे कम्युनिकेट नहीं करना होता है, उस समय उसे सिर्फ पाना होता है। और ये बुद्ध जो इनके लग्न के और सुख के स्वामी थे, वे जब कर्म भाव से गोचर करेंगे तो वे जिद पर होंगे कि मुझे शुक्र के द्वारा जो कर्म करना है वह होकर रहेगा, इनके व्यक्तित्व के द्वारा होकर रहेगा, इनके सुखों के द्वारा होकर के रहेगा। इस प्रकार से वे इनके इन विचारों को बदल देंगे। जो इनके विचार प्रेम और प्यार के हैं वे कर्म में परिवर्तित हो जाएंगे और कर्म का व्यय करके वे इनके पूर्वजों और पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हमारे विचार बदलने वाले हैं। जो विचार राहु हमें दे रहे थे मंगल के साथ बैठ करके कि आपको अपनी ऊर्जा को सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, कुटुंब के सुख के लिए शांत रखना है, विश्राम में रहना है, वही राहु इस दशा प्रभाव में शुक्र को सपोर्ट करते हुए कर्म करने के लिए, कर्म का व्यय करने के लिए अपने पूर्वजों और पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिए इनकी सोच को बदल रहे हैं। इसी प्रकार से मंगल जो इनके लग्न में, लग्न के समय, जन्म के समय अपनी ऊर्जा को शांत और शीतल किए हुए थे, सुकून से रहना चाहते थे, कुटुंब को अपनी ऊर्जा के द्वारा सुख देना चाहते थे, वही मंगल इनके जीवन में, इनके स्वभाव में स्थित होकर, व्यक्तित्व में स्थित होकर इन्हें ऊर्जा प्रदान करते रहे और कर्म करवाते रहे। वही मंगल अब पुनः 30 मार्च 2025 को इनके लग्न में स्थित होकर वे कहना चाहते हैं कि या तो कर्म करो या कम्युनिकेट ही कर लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यही विचार वे बदलने वाले हैं। अर्थात राहु इनको और मंगल कुटुंब से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, इमोशन से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और शुक्र इनको उस प्रेम और प्यार से, संतान से मुक्त करने वाले हैं। यह संतान के लिए इन्हें कर्म करना पड़ेगा, ये भी संभव है। और बुद्ध जो इन्हें अपने व्यक्तित्व को, अपने सुखों को बैलेंस करने की प्रेरणा दे रहे थे और वे चाहते थे कि आपके सुखों को आप प्रकृति का ऋण माने, अपने पूर्वजों का भाग्य माने। वही बुद्ध अब इनकी सोच को बदलने वाले हैं और वे कहते हैं कि अब जो भी कर्म होगा वह स्वयं के व्यक्तित्व के लिए और स्वयं के सुख के लिए होगा।
अब वे मित्रों से, माता से इन्हें मुक्त करना चाहते हैं, तो बुध यहाँ मित्रों के लिए कर्म कराएंगे या मित्रों से मुक्ति होगी। अर्थात जो वास्तव में इनके सच्चे मित्र होंगे उनके लिए ये कर्म प्रधान बनेंगे, और जो मित्र के रूप में धोखा होगा उनसे इन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार से सच्चाई इनके सामने आएगी और ये स्वयं को समझ पाएंगे और आने वाले समय को अपने लिए उपयोगी बनाकर इस जीवन से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी विचार बदलने वाले हैं, और विचार तभी बदलते हैं जब हमें चोट लगती है। और इनके इस लग्न से, नवमांत से जब हम गोचर के प्रभाव को दशा के अनुसार देखते हैं तो इन्हें ये चोट अपने कुटुंब में लगती हुई दिख रही है, अपने संतान के द्वारा लगती हुई दिख रही है, अपने व्यक्तित्व और अपने सुखों पर लगती हुई दिख रही है, जिसके कारण इनकी सोच परिवर्तित हो जाएगी और ये अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ये इस प्रकार का प्रभाव इन्हें प्राप्त होने वाला है। आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उस दिन आपको किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, इस युग परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव होने वाला है। उसके लिए सबसे पहले शुक्र के प्रभाव को जानिए, क्योंकि सभी ग्रहों को शुक्र के अनुरूप कार्य करना है, शुक्र के अनुरूप अपना प्रतिफल देना है, और उसी के अनुरूप आपका सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। इस प्रकार से ये हमने विशेष रूप से आज चर्चा की, कुंडली का अध्ययन करने का प्रयत्न किया। जय हिंद, जय भारत।